Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School, Class 9th History, Chapter 3 Nazism and the Rise of Hitler, Unit 2.2। अब इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हिटलर का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कैसे होता है। आपने देखा कि अब वो ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बनने की एक जिसे कहते हैं कोशिश शुरू हो जाती है। वो एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है पॉलिसीज़ को लेकर, फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर कि अब हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। अब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो सोचता है कि इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग का नहीं तो ज़्यादा पैसा होना चाहिए। ज़्यादा पैसे के लिए एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी कंट्री पे कब्जा करना पड़ेगा। दूसरी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, जो उनकी सारी चीज़ें वो हमें मिल जाएंगी और इससे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे लेकिन उसने तो इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए किसको काम दिया था। उसने तो उन्होंने सैच को बोला था कि भाई अब आपको ये करना चाहिए। तो लेकिन ये जलमर सैच होते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वो इनको कोई एडवाइस नहीं देते हैं? देते हैं एडवाइस। क्या देते हैं? हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, यहाँ पे वो स्टॉप नहीं होता। सैच हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन री आर्मामेंट एज द स्टेट स्टिल रन डेफिशिट फाइनेंशिंग। पहले मीनिंग समझ लीजिए। री आर्मामेंट मीन्स होता है कि जब हथियार बनाए जाते हैं, और डेफिशिट मीन्स होता है कमी। फाइनेंशिंग की पहले ही इनके पास कमी थी। तो यहाँ पे सैच बोलते हैं उनको कि हमारे पास तो पहले ही पैसे की कमी है, हम उधार पर काम कर रहे हैं दूसरी कंट्री से पैसा लेकर। जब अगर हम हथियार में ही सारा लगा देंगे तो इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे वो हिटलर उसको बोलते हैं कि आप उनको साइड में कर देते हैं कि आपको कुछ नहीं पता और ज़्यादा ही समझदार बन रहे हो। तो उसको वो वहाँ से हटा देते हैं और अपने ही चलाते हैं। अपने चलाते चलाते वो क्या करते हैं कि अपने ही रूल रेगुलेशन बनाते हैं। और कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी एंड सैच हैड टू लीव। और अब वो सैच को लीव कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब सैच अब इनके साथ से हट जाते हैं, क्योंकि इनको इनकी बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ये वॉर की साइड जा रहे थे और वो वॉर के फेवर में नहीं थे सैच। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। यानी जो अब हिटलर कौन सा रास्ता चुनता है कि अब वो चुनता है कि वॉर ही एक मेन जरिया है जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशंस ऑफ टेरिशरी, क्योंकि मैं अगर टेरिशरी को स्ट्रॉन्ग मतलब बढ़ाऊँगा अपने तो वहाँ के जो रिसोर्सेज है वो हमें मिल जाएंगे। यानी अगर हम दूसरे एरिया पे कब्जा कर लेते हैं तो उसके रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिससे हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। इन सितंबर 1939 में जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। तो किस पे घुस जाते हैं? 1930 से स्टार्ट हो जाता है। यहीं से अब जर्मनी जो है अपने स्टार्ट कर देता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जिसे कहते हैं स्टार्टिंग हो जाती है। अब आप सोच रहे होगे भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो बहुत सारी कंट्रीज़ थी, लेकिन यहाँ पे अब दो कंट्री अगर फाइटिंग होती है तो इसको हम वर्ल्ड वॉर कैसे कह सकते हैं? कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक रीज़न बन जाता है 1939 से ही, क्योंकि जर्मन सबसे पहले पोलैंड को उसके पोलैंड पे ही स्टार्ट करता है इन्वेड करना, वहीं से घुसता है। अब वो इन्वेड कैसे क्यों करता है? क्योंकि जर्मनी के पास ही है और बिल्कुल पास होने की वजह से क्या होता है, इसलिए हो जाता है उस पर अटैक करना। ये ईस्ट साइड में होता है, तो अब ये ईस्ट साइड में इसमें घुसकर इस पर कर लेता है। लेकिन अब क्या होते हैं, दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। यहीं से अब फ्रांस और इंग्लैंड भी स्टार्ट हो जाते हैं, इस लड़ाई में घुस जाते हैं। कैसे घुस जाते हैं? क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड किसके फ्रेंड होते हैं? पोलैंड के। और उन्होंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि भी हमेशा हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अब जब देखते हैं कि पोलैंड पे प्रॉब्लम आ जाती है, जर्मनी उस पर अटैक कर रहा है, तो फ्रांस और इंग्लैंड भी पोलैंड के साथ मिलकर और अब वेस्ट साइड से यानी पीछे से उस पर जर्मनी पे हमला करना शुरू कर देता है। अब स्टार्टिंग में तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है कि 1940 तक अब हिटलर है ना, अब उस पर फ्रांस पे भी थोड़ा सा अपना कब्जा बना के रखता है और स्ट्रॉन्ग रहता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो फ्रांस से भी वो लड़ लेता है और बहुत सारे एरिया उसके एक्यूपाई भी कर लेता है इन सितंबर 1940 तक। और एक ट्राईपार्टाइट पैक्ट साइन होता है बिटवीन जर्मनी में। अब ये ट्राईपार्टाइट क्या होता है? इसका मतलब होता है तीन कंट्री अब इधर हो गई थी, तीन ही उधर हो गई थी, क्योंकि फ्रांस, इंग्लैंड और पोलैंड एक साइड हो गई थी, और यहाँ पे जर्मनी के साथ उसकी कौन कौन सी कंट्री थी? इटली और जापान भी एक साइड होके अब लड़ रही थी। स्टैंडिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, क्योंकि अब ये जर्मनी ये क्या सोच रहा था
जर्मनी में हिटलर कि अब मुझे इंटरनेशनल पावर में आना है और मुझे बहुत स्ट्रांग बनना है। अब जो इसके पपेट रकाइम्स थे, जो इसके सपोर्टिव थे नाजिम जर्मनी के, वो इसके साथ मिल गए, वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, और यूरोप के एक लार्ज पार्ट पे इन्होंने कब्जा करने की सोच ली। एंड बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हीज पावर, और पिनेकल मीन्स होता है टॉप लेवल पे पहुंच जाना, यानी अपनी पावर के टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं और अपनी पावर को इंक्रीज़ कर लेते हैं। अभी तक तो 1940 तक तो 1939 से जब स्टार्ट होता है तो आधे पार्ट पे क्या कब्जा कर लेता है पोलैंड के, जर्मनी कर चुका होता है। यहीं पे आप देख रहे हो ना सिचुएशन, कैसे सारी कंट्री आपस में आ जाती हैं और किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो ही जाता है और क्या रीज़न बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी कंट्रीज शामिल थी अपोजिशन में और उस साइड कौन सी थी। तो पोलैंड के आधे पार्ट पे तो इधर कब्जा कर रखा था जर्मनी, तो आधे पे उस साइड से सोवियत यूनियन ने भी फाइटिंग शुरू कर दी। पोलैंड को का आधा पार्ट उसने ले लिया, क्योंकि उसने सोचा कि भाई जब ये कमज़ोर है पोलैंड, उधर जर्मनी ने ले लिया, तो उधर वाले पार्ट को उसके सोवियत यूनियन ने भी ले लिया। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब इसका डाउनफॉल कैसे स्टार्ट होता है स्टूडेंट, क्योंकि जब इसके मन में ज़्यादा ही स्ट्रांग बनने की बात आ जाती है तो ये सोवियत यूनियन पे भी कब्जा करना शुरू कर देता है, यानी वहाँ कोशिश करता है कि अब इसको भी अपने टेक ओवर कर लो फाइटिंग। तो सोवियत यूनियन क्या है, सोवियत यूनियन एक कंट्रियों का ग्रुप है, यानी उसके अंदर पहले जो कंट्रीज़ आती थी, अभी तो खैर वो अलग अलग हैं, लेकिन जो पहले एक थी तो उसके अंदर भी जब इसने अटैक करने की कोशिश करी तो वहीं से इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकता था कि ये हार भी सकता है, और कैसे हारेगा वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।